अब नेक्स्ट टॉपिक है HCP3D। HCP3D का हर कंटेंट हम बोर्ड में लिख चुके हैं, अब बस हमको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। HCP3D एक्चुअली यहाँ दिख रहा होगा एक हेक्सागोनल प्लेन में बनाए, उसके कॉर्नर्स में एटम्स रखे हैं, सिंगल प्लेन नीचे है भी उसके कॉर्नर्स में एटम्स रखे हैं, एक बॉडी सेंटर में है, फेस सेंटर में है, दूसरा भी फेस सेंटर में, और 3 बॉडी सेंटर में एटम्स होते हैं। ये जो भी एटम्स है ये सब इस बॉडी ये सेंटर वाले एटम से अटैच होते हैं, टच होते हैं, और फिर उनके ऊपर में एक लेयर ये होता है, ये फिर यहाँ रिपीट करेगा, इनके ऊपर में फिर एक हेक्सागोनल लेयर आएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखने में लग जाता है ये। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का हम बात करेंगे यहीं से। अगर हम इसको पकड़े, ये सभी इससे अटैच्ड है, कुछ है तो यहाँ से है, ये तीनों भी इससे अटैच्ड हैं, तो यानी 3 यहाँ से आए, 3 ऊपर से भी आए। स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन जो भी है यही है। 6 यहाँ पर है जो उससे इस प्लेन में अटैच है, 3 अगर इसको हम पकड़ रहे हैं तो यहाँ नीचे वाले हैं, और 3 जस्ट ऐसे ही एक ग्रुप इसके ऊपर में भी होंगे, तो वहां से मेरे पास और 3 है, तो इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया मेरे पास 12। यानी HCP3D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। अब मेरा मेन यहाँ पर काम क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या किए, Z इंटू पहले Z की वैल्यू निकालते हैं। 12 कॉर्नर एटम्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर आइटम्स है, और हर कॉर्नर का शेयर कितना है, ये 120 डिग्री है, 120 into 6 720। जब भी हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे स्क्वायर 2D के बारे में बात की थी तो उसको 360 से डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायर में या 2D में एंगल 360 होता है, 3D में एंगल 720 होता है, तो यहाँ पर 1 साइड को डिवाइड देना पड़ेगा, तो यानी ऊपर वाले सब मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन दिए 1 एटम। सिमिलरली नीचे वाले मिलकर कितना दिए 1 एटम। या अगर शॉर्ट में बोले तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ यहाँ पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1/6, इसे 12 into 1/6 2 आया, यानी 12 कॉर्नर के एटम्स जो थे वो इफेक्टिवली 2 एटम्स के इक्वल थे। 3 बॉडी सेंटर में था यहाँ पर, तो 3 बॉडी सेंटर पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, 3 आ गया वहां पे। 2 एटम्स अल्टरनेट फेसेस में थे, तो ऑब्वियस सी बात है फेस 2 एटम 2 यूनिट का शेयर करते हैं, 2 into 1/2 1, तो यहाँ से इसकी Z की वैल्यू 6 आ गई। अब हमको पैकिंग फ्रैक्शन में निकालने में और क्या-क्या चीज का जरूरत था, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम का जरूरत था, 4/3 पाया बहुत इजीली निकल गया। हमको चाहिए था वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखें, एक्चुअली ये है एरिया ऑफ द हेक्सागन और ये है हाइट। वॉल्यूम इक्वल्स टू ये होता है ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, तो वहां से निकला ये, तो एरिया इनटू हाइट। यहां से ऊपर वाला सेम ही है, नीचे वाले में क्या किए a स्क्वायर को 4r² लिखे हैं सबसे पहले। ऐसा कैसे कर दिया, यहां से कर दिया, ये लेंथ a था और ये रेडियस, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। बोर्ड में तो हम ऐसा नहीं बना सकते, लेकिन एक्चुअल में अटैच होता है, तो ये लेंथ 2r है, 2r इक्वल्स टू 8, 2r इक्वल्स टू 8 का यूज किया यहाँ पर, तो इसलिए a स्क्वायर की जगह पे 4r² लिख दी। अब यहाँ पर मेन कैलकुलेशन था मेरा हाइट का वैल्यू आया 4r into √2/3। तो यहाँ से देखते हैं कैसे आया। हम क्या किए, एक यहाँ पर हेक्सागन का फेस लिए, ये उस एटम को पकड़ा हम, 2 एटम्स के बीच का मतलब बॉडी फेस सेंटर वाला एटम और ये बॉडी सेंटर वाला एटम अटैच होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका बीच का डिस्टेंस a के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2r है, तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस h/2 होगा। सिमेट्री के कारण इसका जो यहाँ पर जो सेंटर है ये होल लेंथ h, तो उसका आधा ही होगा h/2, तो मेरे पास यहाँ से ये लेंथ h/2 आ गया। ठीक है, हम क्या किए, इस लेंथ को x मान लिए। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो एक प्लेन में है, ये जो h/2 है वो नीचे है,
और ये ए जो दिख रहा है वो ऐसे है, मतलब कुछ ऐसे है। ये h/2 है, ब्लू वाला पेन, ब्लैक वाला ए है, और ये x यहाँ पर है ऐसे। तो x निकालने के लिए हम क्या किए, हमको पता है कि ये टोटल एंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, टोटल एंगल 60 डिग्री है, सिमेट्री से बोल सकते हैं कि उसका हाफ एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर cos का फॉर्मूला लगा दिए, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू a/2 अपॉन x, यहाँ से x की वैल्यू निकली a के टर्म्स में। अब उसी से ये जो है CD में है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, h/2 इक्वल्स टू √a² माइनस x², वहां से h की वैल्यू निकली 2√2/√3 into a। r के टर्म्स में आंसर लाने के लिए a की जगह पे 2 पुट किए, तो 4√2/√3 into r। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या याद रखना है, h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, r और a के बीच का रिलेशन, z की वैल्यू, और अल्टीमेटली जब पुट कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन 74%। ये है। और एक पॉइंट क्या है डिस्कस करने लायक इसमें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 था, जो हम वहां पर n लिख रहे थे वो एक्चुअल में z ही था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो 6 आया। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2z 12 आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व। तो ये पूरा कहानी है HCP3D का। अगर देखोगे मेन से क्वेश्चन 2017 या 16 में आया हुआ है, डायरेक्ट ये हाइट का रिलेशन पूछा है, याद नहीं है इसमें या इसमें, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, उस टाइम इतना डेरिवेशन करने बैठना बेवकूफी है, कुछ याद रखना पड़ेगा, और याद हो जाता है ये सब, एक दो बार देखने पर याद हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ लीडिंग सेल। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, D = Z × M अपॉन A³ × Na। यही है इसके सारे कंपोनेंट्स। M है मोलर मास, A यूनिट सेल लेंथ, Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, Na एवोगाड्रो नंबर। हमको नहीं लगता कि इसमें और कोई भी चीज बचा है। 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से 4 ये तो कांस्टेंट ही है, आपको 4 में से 3 बता देगा तो आप चौथा निकाल सकते हैं। अगर मेंस में आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहेगा इस चैप्टर के थ्रू, तो यही फॉर्मूला आएगा, आता है। 16 पेपर होगा मेंस का, एक दो पेपर में ही आ ही जाएगा, तो इस फॉर्मूला को याद रखना। क्वेश्चंस इसका हम जब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक बार में करवाएंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को भी यहीं पे छोड़ते हैं, क्वेश्चंस करवाएंगे हम जल्दी। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 3D का। हम लोग को इस बार सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन नंबर तक डिस्कस नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो फर्स्ट वाला होगा ही, हमको नेबरिंग एटम्स पे भी डिस्कस करना है कि नेक्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट नेक्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर कितना एटम्स है। तो हम एससीसी समझा रहे हैं, बीसीसी खुद समझ में आ जाएगा, एफसीसी में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा देख लेना। अभी देखते हैं एससीसी का। तो सबसे पहला पॉइंट जो याद करने लायक है वो ये है कि चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो तीनों में से, अगर ए डिस्टेंस पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ए पर 6 ही होगा, ए पर 6 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा किसी के लिए भी। √2a पे 12 है तो √2a पे 12 भी होगा, अगर इसका भी आगे में √2a आएगा तो वो 12 ही होगा। तो इसका मतलब अगर हम एक को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर तो बाकी का काम हो जाएगा। देखते हैं अब इसको ए वाले को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एटम हमको दिख रहा है, इस कॉर्नर वाले एटम को पिक किया हम, इस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो ये ए डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे है, तीनों ए डिस्टेंस पे है और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो 3 तो इस यूनिट सेल से आ गए, एक जो इसके इस साइड में होगा यूनिट सेल, वहां से भी एक ए डिस्टेंस पे ही आया, एक जो उससे पीछे वाले में होगा वहां पर से एक ए आया, एक जो इसके ऊपर में यूनिट सेल होगा वहां से एक अटैक किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है ये ए वाला। तो ये तो हो गया, ए में 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। क्लियर है। नेक्स्ट इसका √2a डिस्टेंस पे है, √2a यानी ये डिस्टेंस। तो आप देखते हैं कितना होगा इसका,
1 2 3, 1 2 3, 3 तो यहां से आ गए, इसलिए मैंने 3 लिखा है, यानी एक यूनिट सेल से 3 आए। वैसे ही एक यहां पर भी होगा यूनिट सेल, एक यूनिट सेल यहां पर भी होगा, एक यूनिट सेल यहां पर भी होगा, तो यानी 4 यूनिट सेल है मेरे पास जो इस कॉर्नर वाले एटम को शेयर किए हुए हैं, और ऑल्टरनेट एटम के पास नहीं है, मतलब साइड वाले एटम के पास कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम अलग अलग यूनिट सेल्स को अलग अलग कंसीडर कर पाते हैं, क्योंकि जो एटम इस यूनिट सेल में है वो ऑब्वियस सी बात है वो इस यूनिट सेल पे नहीं है, ना ये वाला इसमें है, ना ये वाला इसमें है, सॉरी ना ये वाला इसमें है, ना ये वाला इसमें है, ना ये वाला इसमें है। तो इसलिए अगर मेरे पास 4 यूनिट सेल बन रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, 3 into 4 कर देना है, क्योंकि हर यूनिट सेल से तब मेरे पास 3 रूट के डिस्टेंस पर एटम्स मिलेंगे, तो 3 into 4 12। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्लियर हुआ। थर्ड बड़ा इजी है। थर्ड के लिए क्या हम सपोज करेंगे कि हम इसको देखेंगे, आपको पता है कि भाई डिस्टेंस अगर सेम है तो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ मतलब एटम्स जो हमको मीट करेंगे उस डिस्टेंस पर वो सेम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आ जाएंगे। क्या करेंगे इसमें आके देखते हैं, पहले तो इसी को देख लेते हैं। रूट 3 डिस्टेंस पर, रूट 3 डिस्टेंस पर है, एक यहां से मिला। अब जब 4 तो ये एक प्लेन में आ जाएगा, मान लेते हैं अगर टाइल्स से समझ सको, एक ये टाइल है, दूसरा उसके आगे में, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, और 4 इनके ऊपर में भी। अब ये 3D स्ट्रक्चर है तो समझने की कोशिश करो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है। इस फेस के ऊपर में भी हम एक फेस लगा सकते हैं, एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर, लेकिन वो इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं होगा, ये ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब हमको कितना मिला फेसेस, यहाँ से अगर एक यूनिट सेल में एक नहीं काउंट कर पा रहा है तो 4 तो इसके इस प्लेन में आ गए और 4 इसके ऊपर वाले प्लेन में रहेंगे, यानी टोटल 8, 1 into 8। तो रूट 3 डिस्टेंस पर 8 एटम्स एनकाउंटर हुए। सिंपल से आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लेकिन नियरेस्ट एटम, फर्स्ट नियरेस्ट एटम्स 8 डिस्टेंस पर होंगे, 6 होंगे, सेकंड रूट 3 डिस्टेंस पर होंगे, 12 होंगे, थर्ड रूट 3 डिस्टेंस पर होंगे, 8 होंगे। ओके, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, पहला वाला तो बहुत इजी है, रूट 3a/2 हम बॉडी सेंटर को पिक किए, सब रूट 3a/2 डिस्टेंस पर ही है, तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। सेकंड a डिस्टेंस पर है, तुम खुद चेक कर लेना, a डिस्टेंस पर ही आएगा सेकंड, और तो उसका एक्सप्लेनेशन सेम तरीके से करना है, 6 ही आएगा। थर्ड रूट 2a डिस्टेंस पर सेम एक्सप्लेनेशन, 12 भी आएगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाता है सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब इसको अगर हम देखें इस फेस सेंटर पे ये डिस्टेंस रूट 2a है और ये उसका आधा है a/√2। क्लियर होगा आपको? 4+4+4 हम क्यों लिखे हैं ये समझते हैं पहले। अगर हम इस फ्रंट फेस को पिक किए तो एक एटम यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो समझ में आ रहा होगा कि चारों a/√2 डिस्टेंस पे है, तो 4 तो आ गया मेरे पास फ्रंट फेस से, ठीक है, इस फेस से ही 4 आ गए मेरे पास। अब क्या होगा, जब ये डिस्टेंस देखोगे ना तुम, ये फ्रंट फेस वाला फेस सेंटर एटम है, ये बिलो वाला है, तो नीचे वाले फेस पर है, ये डिस्टेंस भी a/√2 ही है। ये फ्रंट फेस वाला, ये साइड फेस वाला का सेंटर, ये भी a/√2 है, ये वाला और ये भी a/√2 है, और यही वाला ऊपर आ रहा है, ये भी a/√2 है। यानी 5 फेसेस है, एक फेस को हम पिक किए, उससे 4 फेसेस का फेस सेंटर a/√2 डिस्टेंस पे है। लेकिन ये वाला, यानी अगर हम फ्रंट फेस को पिक किए तो बैक फेस वाला a डिस्टेंस पर है, इसलिए उसको हम लोग नहीं ले सकते। इसका मतलब 4 इधर इधर के प्लेन से आ गए, साइड प्लेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो क्या अगर हम इसको एक प्लेन माने तो
हम लोग किसका डिस्कशन किया अभी, बैक फेस का। सिमिलरली एक यूनिट से इसके आगे में भी तो होगा, तो उससे भी अगर हम देखें कि ऐसे 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 और ऐसे चार तरीके से गए ना, 1 2 3 4 ए बाय रूट डिस्टेंस पे, तो सेम इसका मिरर रिफ्लेक्शन इधर में भी तो हमको 4 मिलेगा, 1 2 3 4। समझ में आ रहा होगा? इस चैप्टर को ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो क्लियर है कि ये साइड प्लेन्स है, बैक साइड का बैक प्लेन, और ये फ्रंट मतलब क्या था, ओरिजिनल फेस ही है ये, और ये फ्रंट प्लेन से आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार और बता देते हैं। जस्ट सपोज करते हैं कि हम इससे फ्रंट फेस को टिक किए, इससे साइड वाला फेस का जो सेंटर है, इस फेस का सेंटर जो है उसका डिस्टेंस भी a बाय रूट है, इस फेस का सेंटर भी a बाय रूट है, यहाँ वाला भी a बाय रूट 2 डिस्टेंस पे है, ये वाला भी a बाय रूट 2 डिस्टेंस पे है, और ये चारों किधर जा, बैक साइड जा रहा है। ये फेस यहाँ है, इसका सेंटर थोड़ा सा इस प्लेन से पीछे होगा, तो पीछे आया, ये भी पीछे आया, ये भी पीछे आया, ये भी पीछे आया। तो एक हम अगर आर्ग्यू करें कि भाई आगे में भी तो एक प्लेन होगा, आगे में भी तो होगा, तो a बाय रूट 2 इधर में, a बाय रूट 2 ऊपर में, a बाय रूट 2 इधर में, a बाय रूट 2 इधर में, 4। क्लियर हुआ? हाँ, यानी एक और तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये प्लेन में है, प्लेन से हमको 4 मिले, 4 पीछे पीछे से मिले, और 4 आगे आगे से। आज से क्लियर 12 कैसे हुए? सेकेंड इसका भी a डिस्टेंस पर है, 6 ही है। थर्ड इसका √3a बाय √2 डिस्टेंस पर है, और ये होमवर्क है, होमवर्क नंबर 5 कितना होगा ये बताना है आप लोग। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कल पढ़ाएंगे रेडियस रेशियो। लेक्चर खत्म नहीं होगा, थोड़ा और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है, इसका 8 है, इसका 12 है। डाउट नहीं होना चाहिए किसी, अगर डाउट अगर होगा तो एक बार कमेंट करके बता देना, हम दोबारा इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक छोटा सा जो टॉपिक है रेडियस रेशियो, उसको डिस्कस करना है। रेडियस रेशियो डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन व्हिच इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इन अ क्रिस्टल 0.155 और 0.225 से के बीच में लाई करता है, तो वॉइड का टाइप ट्रायंगुलर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, एक एग्जांपल वीडियो होती है। सिमिलरली अगर वो रेशियो रेडियस रेशियो 0.25 से 0.414 के बीच में लाई करता है, तो वॉइड टाइप टेट्राहेड्रल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एग्जांपल ZNS डायमंड। सिमिलर ये भी है। अभी हम लोग इसको इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं, आगे हम लोग क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, NaCl CsCl CsPr बहुत सारा डिस्कस करेंगे। उस टाइम इसका यूज आएगा। रेडियस रेशियो पर चर्चा करेंगे कि इसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल यही चीज याद रखना कि रेडियस रेशियो r+r- होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अगर ये रेडियस रेशियो है तो कौन सा टाइप का वॉइड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एग्जांपल याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आगे याद हो जाएगा। चलो तो ये तो खत्म हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद और है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं। तो इसके एग्जांपल समझते हैं गैस के एग्जांपल से। यहाँ इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, अगर हम प्रेशर देंगे तो क्या होगा, सब करीब आ जाएगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर क्या कर रहा है, सबको क्लोज ला रहा है। तो इसी क्लोजनेस को क्या हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, गैस में रैंडमनेस बढ़ जाएगा, गैस दूर होने लगेगा। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेट करके ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा डिक्रीज करेगा। तो ये चीज हम लोग को नेचर में देखने को मिलता भी है।
प्रेशर बढ़ाने से NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो CaCl टाइप में बदल जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और सिमिलर NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ZnS टाइप में बदल जाता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। अब शायद क्लियर हो कि प्रेशर और टेम्परेचर का रोल क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम एक्सपेंड करता है, जिस कारण कोऑर्डिनेशन नंबर उसका घट जाता है, प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन करना है। उसके बाद एक दो छोटे-छोटे डेफिनेशंस पढ़ना है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी बता देंगे, लास्ट में उसके बाद कुछ 2019 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था मैं इसका वो सब भी बताना है। चैप्टर थोड़ा बोरिंग है पता है हमको, सिर्फ थ्योरी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन लास्ट क्लास में थोड़ा मजा आएगा क्योंकि लास्ट क्लास में भी थ्योरी चलेगा लेकिन मजा आएगा। ठीक है।